A very good afternoon to all the participants of this webinar. In this webinar, we will be discussing the Supreme Court case law, CIT Trivandrum versus Messrs Anand Theatres. ये जजमेंट 12 मई 2000 को डिलीवर किया गया है और ये दो जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, श्री एम.बी. शाह और श्री ए.पी. मिश्रा. So let us look at the judgment. ये श्री एम.बी. शाह ने ये जजमेंट लिखा है. इसमें SLP फाइल की गई थी, स्पेशल लीव पिटीशन. जब कभी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज कर रहा है, तो आजकल ये प्रक्रिया हो गई है कि एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है मेरिट्स के ऊपर. The question involved in these appeals is whether building which is used as a hotel or a cinema theatre can be considered to be apparatus or a tool for running the business. इन अपीलों में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग जो कि होटल या सिनेमा थिएटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, क्या उसको ये माना जा सकता है कि वो एक एपरेटस है या टूल है बिजनेस को चलाने के लिए. एपरेटस शब्द लैब के सेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. लेबोरेटरी में एपरेटस होता है. एपरेटस यानी कि वस्तुओं की ऐसी संरचना जिससे हम जो वांछित एक्सपेरिमेंट है पूरा कर सकते हैं. तो एपरेटस मदद करता है हमें कोई कार्य को पूरा करने में. क्वेश्चन इन अपीलों में यह है कि क्या जो यदि बिल्डिंग जो कि होटल या सिनेमा थिएटर में यूज़ की जा रही है के रूप में यूज़ की जा रही है, क्या वो टूल फॉर रनिंग बिजनेस माना जा सकता है या क्या वो एपरेटस माना जा सकता है, सो दैट इट कैन बी टर्म्ड एज ए प्लांट, जिससे कि उसको प्लांट कहा जा सके. एंड डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जा सके. और वेदर इट रिमेन्स अ बिल्डिंग वेयरइन आइदर होटल बिजनेस और बिजनेस फॉर सिनेमा कुड बी कंडक्टेड, और या फिर वो केवल एक बिल्डिंग ही रह जाती है जिसके अंदर होटल का बिजनेस या फिर सिनेमा का बिजनेस चलाया जा सके. यानी क्या वो उस बिजनेस को चलाने का एक टूल या ऑपरेटस है या वो केवल एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बिजनेस या होटल का बिजनेस या सिनेमा का बिजनेस चलाया जा सक रहा है. तो ये जो ऊपर कथित क्वेश्चन है इसको डिसाइड किया जाना है स्पेसिफिक प्रोविजंस के बैकग्राउंड में जो कि डेप्रिसिएशन ग्रांट करते हैं बिल्डिंग्स को, मशीनरी को, प्लांट को, सेक्शन 32 के तहत इनकम टैक्स एक्ट के. And also to decide whether time has come to have a fresh look. और ये भी डिसाइड करना है कि क्या समय आ गया है कि फ्रेश तरह से हम देखें एट द ओल्ड प्रेसिडेंट्स, जो पुराने जो जजमेंट्स हैं. प्रेसिडेंट वो होता है जो एक नाज़ीर बन जाता है, एक जजमेंट आता है वो आगे के लिए नज़ीर बन जाता है. तो पहले जो आया है, जो अभी के लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, वो है प्रेसिडेंट.
तो ओल्ड प्रेसिडेंट का मतलब पुराने जजमेंट को फ्रेश लुक देना क्या जरूरी है, और क्या एक ऐसी लॉ ले डाउन करना जरूरी है जो कि जैसे परसेप्शंस में चेंज आ रहा है, जैसे देखने के तरीकों में, नजरिए में जैसे चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसको मिला के तय किया जा सके। तो एंड टू ले डाउन द लॉ विद द चेंज्ड परसेप्शंस, जो बदलता हुआ नजरिया है, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस, मतलब प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। Further, to what extent are we required to follow and adopt artificial and largely judge-made sense of the word plant? और इसके आगे हमको ये भी तय करना है कि किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अनुसरण करें और अपनाएं उन आर्टिफिशियल तरीकों को, उन कृत्रिम तरीकों को, और ज़्यादातर जो जजों के द्वारा बनाया गया मीनिंग है प्लांट वर्ड का, किस हद तक हम उसको मान सकते हैं। और जिस वर्ड को एक इंक्लूसिव मीनिंग दिया गया है सेक्शन 43(3) में कि प्लांट इंक्लूड्स लिख के, और सेक्शन 32 के संदर्भ में इसको हमको डिसाइड करना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि क्या हमको डिसाइड करना है। इन दिस बैच ऑफ सिविल अपील्स, सम अपील्स आर फाइल्ड बाय द रेवेन्यू एंड सम बाय द एसएससीज। कुछ अपीलों को रेवेन्यू ने फाइल किया है, कुछ को एसएससीज ने फाइल किया है। चूंकि जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है इन सारी अपीलों में वो एक जैसा ही है, तो हम ये सारी अपीलों में जो फैक्ट्स हैं, 4,758 नंबर की अपील में जो फैक्ट्स हैं, उसको सुविधा के लिए हम उसको डील करेंगे। असेसमेंट ईयर 86-87 के लिए एसएससी ने सारी अपीलें जो है एक ही मुद्दे पर हैं, तो फिर एक अपील को लेते हुए इसको डिसाइड करेंगे, उससे बाकी अपीलें भी डिसाइड हो जाएंगी क्योंकि मुद्दा एक ही है। असेसमेंट ईयर 86-87 में एसएससी ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था 15% के रेट पे एक थिएटर की बिल्डिंग पर, यह दावा करते हुए कि वो एक प्लांट है। असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर के द्वारा जो 88 पास किया गया था उसको रिजेक्ट किया, उस क्लेम को, और उसने डेप्रिसिएशन 5% के रेट पे अलाउ किया, जो कि बिल्डिंग के लिए लगता है रेट। जो अपील फाइल की गई कमिश्नर अपील्स के सामने त्रिवेंद्रम में, सीआईटी अपील्स त्रिवेंद्रम के सामने, उसको सीआईटी अपील्स ने अलाउ कर दिया बाय ऑर्डर डेटेड 21/7/1989। इस ऑर्डर से अलाउ कर दिया, ये होल्ड करते हुए कि जो थिएटर बिल्डिंग है उसको प्लांट मानना चाहिए, उसको प्लांट माना जाए। और उससे अग्रीव होकर रेवेन्यू ने अपील फाइल की इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने, कोचीन। और रेवेन्यू ने ये दलील रखी कि जो थिएटर की बिल्डिंग है वो कोई प्लांट नहीं है, और अगर हम उसको प्लांट मान भी लें तो केवल वही पार्ट बिल्डिंग का प्लांट माना जाए जिसमें ऑडिटोरियम है और फर्नीचर और फिटिंग है, और पूरी बिल्डिंग को प्लांट ना माना जाए। यानी उस बिल्डिंग में ऑडिटोरियम वगैरह भी था, तो रेवेन्यू ने कहा कि ऑडिटोरियम वाले पार्ट को माना जा सकता है भले ही प्लांट, लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग को प्लांट नहीं माना जाना चाहिए। तो ट्राइब्यूनल ने इस पे इसका निस्तारण किया और उन्होंने ऑर्डर पास किया 94, मतलब जो कहानी शुरू हुई थी यहाँ 88 के ऑर्डर से 86-87 के असेसमेंट ईयर के लिए, ये जाके 7 साल में ट्राइब्यूनल का डिसीजन आ जा रहा है 1994 में। और ट्राइब्यूनल ने ये होल्ड किया कि जो पूरी थिएटर बिल्डिंग थी, पूरी थिएटर की बिल्डिंग को ही प्लांट माना जाना चाहिए, should be construed as a plant for the purposes of granting depreciation। डेप्रिसिएशन ग्रांट करने के लिए
और उन्होंने इस तरह से एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंस की क्लेम एसएससी की भी अलाउ कर दी। तो रेवेन्यू ने क्या किया, रेवेन्यू के खिलाफ हो गया डिसीजन। सीआरटी अपील ने रेवेन्यू के फेवर में दे दिया था, सॉरी सीआरटी अपील ने एसएससी के फेवर में दे दिया था, और इवन आईटीएटी ने भी कहा कि हाँ इसको प्लांट माना जाना चाहिए, एसएससी के फेवर में दे दिया। तो रेवेन्यू ने एक रेफरेंस एप्लीकेशन फाइल किया जिसको एपलेट ट्राइब्यूनल के सामने कि इस मैटर को रेफर किया जाए हाई कोर्ट, और उन्होंने ट्राइब्यूनल से रिक्वेस्ट किया कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ द केस ड्रॉप करिए, जो कि ड्रॉप करना जरूरी होता है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेफर कर दीजिए जो कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से निकल के आ रहे हैं, जिसपे हाई कोर्ट अपना ओपिनियन देगा, फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ केरला। Now, after hearing both the sides, दोनों साइड्स को सुनने के बाद ट्राइब्यूनल ने क्या किया कि उन्होंने निम्नलिखित क्वेश्चन रेफर किए हाई कोर्ट को। ट्राइब्यूनल ने ठीक है हम रेफर करेंगे, और उन्होंने दो क्वेश्चन रेफर किए। पहला क्वेश्चन जो रेफर किया गया वो ये था कि तथ्य और परिस्थितियों को के मद्देनजर क्या थिएटर बिल्डिंग को प्लांट माना जाना चाहिए, और दूसरा था कि तथ्यों और परिस्थितियों के केस के तथ्यों और परिस्थितियों के नज़र में एसएससी जो है क्या वो थिएटर पे जो हायर रेट डेप्रिसिएशन का होता है प्लांट के लिए, वो उसके लिए हकदार है। तो दूसरा पॉइंट जो है पहले से ही निकल के आ रहा है। हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कंसिडर किया ऊपर दिए गए क्वेश्चंस को, और उसके बाद उन्होंने सीआईटी त्रिवेंद्रम वर्सेस अभिलाष थिएटर के केस पे निर्भर करते हुए उन्होंने भी इसको एसएससी के फेवर में आंसर कर दिया और रेवेन्यू के खिलाफ आंसर कर दिया। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है यहाँ पे। आईटीओ ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें प्लांट नहीं माना था, सीआरटी अपील ने प्लांट मान लिया, आईटीएटी ने प्लांट मान लिया, हाई कोर्ट ने भी उसको प्लांट मान लिया। अगेंस्ट द डिसीजन रेंडर्ड इन अभिलाष थिएटर्स केस, अभिलाष थिएटर के केस में जो डिसीजन आया उसके खिलाफ एक अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, और उस अपील को भी हम यहां पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। यानी जिस केस का रेफरेंस लेके हाई कोर्ट ऑफ केरला ने डिसाइड किया था उस केस में भी अपील सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको इस ऑर्डर के द्वारा ही डिसाइड किया जा रहा है। द क्वेश्चन विच वॉज कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट इन अभिलाष थिएटर्स केस, जो क्वेश्चन हाई कोर्ट के द्वारा कंसिडर किया गया वो ये था कि वेदर होटल बिल्डिंग एंड थिएटर बिल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज प्लांट, यदि होटल बिल्डिंग और थिएटर बिल्डिंग को प्लांट माना जा सकता है। तो होटल का जहां तक सवाल था, विद रिगार्ड टू द होटल, कोर्ट ने यह कंसिडर किया कि यदि वो होटल बिल्डिंग जो है वो केवल एक सेटिंग है या एक बिल्डिंग है, या फिर वो केवल सेटिंग बिल्डिंग ना होके वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है होटल को चलाने में। मतलब ये कि या बिल्डिंग वो ऐसी है जिसके बिना होटल का बिजनेस सोचा ही नहीं जा सकता, इसको कंसिडर किया। और यदि वो बिल्डिंग होटल बिजनेस का इंटेग्रल पार्ट है, ना अलग किए जाने योग्य, बिल्कुल कस के जुड़ा हुआ पार्ट है, दैट इज समथिंग मोर देन अ मेरली अ प्लेस, यानी कि वो केवल एक जगह के अलावा कुछ और भी है, अकोमोडेटिंग सम रिक्विजिट्स ऑफ होटल, जो कि होटल की जरूरतों को अकोमोडेट कर रहा है, देन दैट वुड पार्टेक द कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट, तब वो प्लांट के कैरेक्टर को अख्तियार कर लेगा। कोर्ट ने ये कहा, और इस पर्पस के लिए हाई कोर्ट ने कई डिसीजंस को कंसिडर किया होटल वाले मामले में। एक तो था इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर वर्सेस बार्कले कर्ल एंड कंपनी लिमिटेड,
और उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक इंजीनियरिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी कंसिडर किया। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 86 का, ऊपर वाला 69 का डिसीजन था। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, यानी कोर्ट ने कहा कि ये जो सिद्धांत है जो डिड्यूस किया जा सकता है, जो सिद्धांत इससे निकाला जा सकता है, वो ये है कि यदि एक बिल्डिंग महज एक सेटिंग है या जगह है उस एपरेटस को अकोमोडेट करने के लिए, बिल्डिंग खुद एपरेटस नहीं है, बिल्डिंग खुद एक टूल नहीं है, और बिल्डिंग एक सेटिंग है या जगह है जो कि एपरेटस को अकोमोडेट करती है, देन दैट विल नॉट बी हेल्ड एज अ प्लांट, तब उसको प्लांट नहीं माना जाएगा। बट इफ ए बिल्डिंग विच डज नॉट मियरली अकोमोडेट समथिंग, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग है जो केवल अकोमोडेट नहीं कर रही है, केवल जगह नहीं बना रही है काम के होने के लिए, या केवल जिसको एक सेटिंग या प्रीमाइसिस नहीं माना जा सकता मात्र, बट इफ दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, देन दैट वुड फॉल विद इन द इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ प्लांट, तब वो प्लांट की इंक्लूसिव डेफिनेशन में आ जाएगा। और उसके बाद कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, thereafter the court observes that the hotel building in our opinion cannot be equated with the residential building. होटल बिल्डिंग को रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बराबरी नहीं कराई जा सकती, जो कि एक शेल्टर देता है, किसी को आसरा देता है, पीपल को जो उसमें रह रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो आसरा दे रही है, होटल बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग इज एसेंशियल टू रन द बिजनेस ऑफ द होटल। होटल का बिजनेस बिल्डिंग के बिना नहीं चल सकता, बिल्डिंग जरूरी है। विदाउट बिफिटिंग बिल्डिंग, बिना उपयुक्त बिल्डिंग के, बिना सही ढंग से बनाई हुई बिल्डिंग के, इट इज आइडियल टू थिंक ऑफ एन होटल बिजनेस। होटल के बिजनेस के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। इट इज आइडियल होना चाहिए, आइडियली। अ गुड होटल रिक्वायर्स एमिनिटीज, एक अच्छे होटल को एमिनिटीज चाहिए, और एक बिल्डिंग जो कि इस प्रकार से खड़ी की जाती है कि वो जो रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं होटल के, वो पूरे करेगी। एक बिल्डिंग सिंपली मशीनरी को अकोमोडेट नहीं कर रही। एक बिल्डिंग जो कि सिंपली अकोमोडेट करती है मशीनरी या ऑपरेटर्स को एक फैक्ट्री चलाने के लिए, वो डिफरेंट है होटल बिल्डिंग से। होटल बिल्डिंग केवल अकोमोडेट नहीं कर रही है ऑपरेटर्स को, क्योंकि होटल बिल्डिंग जो स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग होती है, जो सूट करती है होटल के रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसलिए खास तौर पे जो खास तरीके से जो इरेक्ट की हुई बिल्डिंग है, उसको मेयर सेटिंग या महज सेटिंग या प्रीमाइस नहीं माना जा सकता। कोई भी होटल जो है फंक्शन नहीं कर सकता है बिना उपयुक्त बिल्डिंग के, जो कि होटल के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करती हो, होटल के नियमों को सेटिस्फाई करती हो। और इसके बाद कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया, फर्दर कहा कि बिल्डिंग और प्लांट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी बिल्कुल दोनों अलग, एक दूसरे से अलग नहीं होते। कहने का मतलब कभी बिल्डिंग प्लांट हो सकती है, प्लांट में बिल्डिंग हो सकती है। बिल्डिंग और प्लांट एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग नहीं है। When dry dock, a concrete dry structure can be held a plant because the whole dry dock was used for carrying on the entire operation. उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब एक ड्राई डॉक को, जो कि एक कॉन्क्रीट ड्राई स्ट्रक्चर है, उसको प्लांट घोषित किया जा सकता है, और एक केस में ड्राई डॉक को प्लांट घोषित किया गया था। यहां पर ड्राई डॉक को हम समझ लेते हैं क्या होता है। ड्राई डॉक समुद्री किनारे पे एक स्थान होता है कि जब शिप को हमको रिपेयर करना होता है, तो शिप समुद्र से आता है और ड्राई डॉक के अंदर आ जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद उसमें पानी भरा रहता है। जितना समुद्र में पानी, वैसे ड्राई डॉक में पानी होता है। उसके बाद
चारों तरफ से जब जब शिप अंदर आ जाता है ड्राई डॉक के, तो चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है और पानी को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। जब पानी को निकाल दिया जाता है तो शिप नीचे बैठ जाता है। नीचे शिप के बैठने का सपोर्ट वगैरह बने होते हैं, तो उसमें शिप बैठ जाता है और उसके बाद शिप की तली में आप रिपेयर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी के अंदर है शिप तो उसमें रिपेयर वर्क करना पॉसिबल नहीं होता, खासतौर पे डेंटिंग पेंटिंग वगैरह। तो जो ड्राई डॉक होता है वो भी एक तरह की बिल्डिंग होती है और कंक्रीट का बना हुआ ड्राई स्ट्रक्चर होता है। उसको प्लांट घोषित कर दिया गया था, ये कह के कि ड्राई डॉक जो है वो शिप के रिपेयर में खुद भी भाग ले रहा है, यानी शिप को वो अंदर अपने अंदर एंटर करवाता है, फिर उसको बैठवाता है, फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो ड्राई डॉक एक ऐसा चीज मानी गई जो कि एक तरह से फैक्ट्री है या प्लांट है और महज एक बिल्डिंग नहीं है, और इसलिए ड्राई डॉक पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन दिया जाता है। तो यहां पर केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जब ड्राई डॉक को प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरा डॉक है उसका इस्तेमाल किया गया था, पूरे डॉक को इस्तेमाल किया गया था एक एंटायर ऑपरेशन करने के लिए, तो वी फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द होटल बिल्डिंग स्पेशली इरेक्टेड फॉर दैट पर्पस, कि कैसे एक होटल बिल्डिंग जो कि खास तौर पे खड़ी की गई है होटल के काम के पर्पस से, उसको प्लांट नहीं होल्ड किया जा सकता है। एक स्पेशली इरेक्टेड बिल्डिंग के रूप में होटल के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैरिंग ऑन द होटल ऑपरेशन, तो इसलिए उसको प्लांट की जो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है 43(3) में, उसके अंतर्गत आना चाहिए, आना जरूरी है। और उसके बाद हाई कोर्ट ने, यहां पर केरल हाई कोर्ट की बात हो रही है, ये जो केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है सीआईटी त्रिवेंद्रम वर्सेस अभिलाष थिएटर वाले केस को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन दिया है उसी की बात हो रही है। उसमें कोर्ट ने जो कुछ ऑर्डर्स को कंसिडर किया है, पहले के डिसीजंस को कंसिडर किया है, और उसके बाद उन्होंने ये जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग वाले डिसीजन को भी कंसिडर किया है। High Court further considered the case of scientific engineering and applying the functional test held, और फंक्शनल टेस्ट को अप्लाई करके, फंक्शनल टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि काम करने का एक टेस्ट, यानी कि ये डिसाइड करने के लिए कि होटल को प्लांट माना जाए कि नहीं माना जाए, एक फंक्शनल टेस्ट उन्होंने बनाया और उस टेस्ट को अप्लाई किया और उन्होंने होल्ड किया कि होटल बिल्डिंग जो है वो एसएससी के बिजनेस का एक टूल है, एक औजार है। प्लांट कैन नॉट नेसेसरली बी कन्फाइंड टू एन एपरेटस, प्लांट जो है केवल एपरेटस ही नहीं हो सकता जिसका इस्तेमाल मैकेनिकल ऑपरेशन या प्रोसेस या उसको एम्प्लॉय किया जाए इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। प्लांट केवल एक जरूरी नहीं केवल ऑपरेटस ही, जिस ऑपरेटस से कोई मैकेनिकल ऑपरेशन किए जा सके हों या कोई प्रोसेस किए जा सके हों, कर जा सकते हों, वो महज एक छोटा सा टूल भी हो सकता है जो कि एसएससी के बिजनेस को मदद करता है। कोर्ट ने फर्दर होल्ड किया कि ये जो शब्द है बिल्डिंग और प्लांट जो सेक्शन 32(1) में है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। एंड अ बिल्डिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड पेक्युलियरिटी कैन बी हेल्ड एज अ प्लांट, और कोई भी एक बिल्डिंग इस पर निर्भर करते हुए कि बिल्डिंग की प्रकृति क्या है और बिल्डिंग की खासियत क्या है, पेक्युलियरिटी क्या है, उसको प्लांट घोषित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए कई डिसीजन से डिसएग्री भी किया, जो सीआईटी वर्सेस लेक पैलेस, उसके बाद सीआईटी वर्सेस दामोदर कॉरपोरेशन केरल का, लेकिन उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन सीआईटी वर्सेस बीवी राव से एग्री किया और कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन एसपी जायसवाल एस्टेट से एग्री किया।
और हाई कोर्ट ने फाइनली ये होल्ड किया that a hotel building is plant. होटल बिल्डिंग एक प्लांट है जिसपे डेप्रिसिएशन का हक है, जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है प्लांट के लिए, जो भी रूल्स फ्रेम किए गए एक्ट के अंतर्गत उसके तहत। फर्दर विथ रिगार्ड टू द थिएटर बिल्डिंग, ये तो होटल बिल्डिंग की बात हुई। उसके बाद थिएटर बिल्डिंग के बारे में कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन एसके तुलसी एंड सन्स वर्सेस सीआईटी को रेफर करते हुए कहा और ये होल्ड किया कि जो बात जो है होटल के लिए लागू होती है वही बात जो है थिएटर के लिए भी लागू होगी। तो इस तरह से रेवेन्यू ने अपील फाइल की है बाय स्पेशल लीव, यानी एसएलपी फाइल करके एक स्पेशल लीव देने के लिए अनुमति, लीव यानी अनुमति से मतलब है इसका, देने के लिए पिटीशन फाइल की है, जो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और इस मैटर को डिसाइड करने से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई रेलेवेंट डिसीजंस को जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रेंडर किए गए थे उनको डिस्कस किया है, और हाई कोर्ट्स के द्वारा भी रेंडर किए गए हैं उनको डिस्कस किया है। सबसे पहला डिसीजन है सीआईटी आंध्र प्रदेश वर्सेस ताजमहल होटल। इस डिसीजन में इस कोर्ट ने कंसिडर किया था कि जो सैनिटरी और पाइपलाइन फिटिंग होती है वो प्लांट के डेफिनेशन में आती हैं इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत, एंड देयरफॉर एसएससी वाज एंटाइटल्ड टू डेवलपमेंट रिबेट, और इसलिए एसएससी को डेवलपमेंट रिबेट का हक था सैनिटरी और पाइपलाइन फिटिंग के ऊपर। The court further held that the fact that the SSC claimed depreciation on the basis that the sanitary and pipeline fell under furniture and fittings in Rule 8(2) of the income tax rules did not detract from this position, as the rules cannot take away what is controlled by the act or whittle down its effect. भले ही एसएससी ने ये क्लेम किया था कि सैनिटरी और पाइपलाइन फिटिंग पे उनको वो रेट डेप्रिसिएशन का दिया जाए जो कि फर्नीचर और फिटिंग पे लगता है, लेकिन एसएससी के द्वारा अगर गलत भी क्लेम किया गया हो तो इस बात में कमजोरी नहीं आती है कि रूल्स जो है वो वापस नहीं ले सकते हैं जो कि एक्ट के द्वारा नियंत्रित होता है, या एक्ट के असर को रूल्स कम नहीं कर सकते हैं। रूल्स कैन नॉट विटल डाउन द इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का पॉइंट रखा गया है कि रूल्स जो हैं कभी भी एक्ट के इफेक्ट को कम नहीं कर सकते, एक्ट के द्वारा ले डाउन की गई पोजीशन को से डिट्रैक्ट नहीं कर सकते, उससे पीछे नहीं हट सकते, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। रूल्स एक्ट के इफेक्ट को कम नहीं कर सकते। जो एक्ट के द्वारा दिया गया है रूल्स उसको वापस नहीं ले सकते। और आफ्टर कंसिडरिंग द कंटेंशंस रेज्ड बाय द रेवेन्यू के कंटेंशंस को सुनने के बाद और कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द बिजनेस ऑफ ए होटेलियर is carried on by adapting a building or premise in a suitable way. इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि होटल जो है बनाने के लिए एक बिल्डिंग को अडेप्ट करना पड़ता है एक सूटेबल तरीके से, जिससे वो एक रेजिडेंशियल होटल के रूप में यूज की जा सके, जहां पर विजिटर्स आए और रहें, और जहां पे खाने का अरेंजमेंट हो और दूसरी सुविधाएं भी हों कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए, आराम और सुविधा के लिए। टू हैव सैनिटरी फिटिंग्स एक्सेट्रा, अगर आप सैनिटरी फिटिंग लगाएंगे एक बाथरूम में, वो भी एक बहुत जरूरी सुविधा है, एक आराम की चीज है जो कि नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है किसी भी अच्छे होटल में आजकल के दिनों में, इन द प्रेजेंट टाइम्स। अगर जेरॉड्स केस में जो पार्टीशन वगैरह लगाए गए थे उन पार्टीशंस को ट्रीट किया जा सकता था जैसे कि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए गए हों, तो ये नहीं समझ आ सकता है कि कैसे सैनिटरी फिटिंग्स
के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस से कनेक्शन नहीं है उसका होटेलियर के। तो जिस प्रकार से पार्टीशंस का कनेक्शन बिजनेस से हो सकता है जो कि जेरोल्ड केस में घोषित किया गया था, उसी प्रकार से सैनिटरी फिटिंग्स का भी मतलब होटल के बिजनेस से है। He can reasonably expect to get more custom and earn large profit by charging higher rates for the use of rooms with bathrooms have sanitary fittings and similar amenities. अगर बाथरूमों में सैनिटरी फिटिंग और इसी तरह की अम्यूनिटीज होंगी तो जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा रेट चार्ज कर सकता है। और उसके बाद कोर्ट ने फर्दर ये होल्ड किया कि अगर डिक्शनरी मीनिंग जो वर्ड है प्लांट का उसको मद्देनजर रख के उसको सोच विचार किया जाए और टेक इनटू कंसिडरेशन on the principle that the literal construction of a statute must be adhered to unless the context renders it plain that such a construction cannot be put on the words in question. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का। यहां पे कोर्ट ये कह रहा है, उस कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड नहीं किया है लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो होल्ड किया है उसमें वहां पे हाई कोर्ट एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है स्टैच्यूट का, और वो कह रहे हैं कि डिक्शनरी मीनिंग प्लांट का अगर हम कंसिडर करें, और डिक्शनरी मीनिंग क्यों कंसिडर करना पड़ रहा है हमको, उसके पीछे सिद्धांत ये है कि साहित्यिक कंस्ट्रक्शन किसी भी लॉ का उससे चिपकना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, जब तक कि ऐसा ना हो कि संदर्भ से ही मीनिंग प्लेन हो जा रहा हो, कि ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं लगाया जा सकता जो वर्ड्स इन क्वेश्चन पे, यानी जहां पे कॉन्टेक्स्ट में ही मीनिंग प्लेन हो जा रहा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रेंडर्स इट प्लेन दैट सच कंस्ट्रक्शन कैनॉट बी पुट। संदर्भ से ये बात साबित हो जा रही है कि जो कंस्ट्रक्शन हम लिटरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लिटरल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। अगर संदर्भ लिटरल कंस्ट्रक्शन को काट दे रहा है तब तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां संदर्भ में कोई विपरीत बात नहीं है तो लिटरल कंस्ट्रक्शन स्टैच्यूट का दिया जा सकता है। और यहां पे कहना पड़ेगा खासतौर पे वहां जहां पे एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी apparatus एंड फिक्सचर्स एम्प्लॉयड इन कैरिंग ऑन ट्रेड और अदर इंडस्ट्रियल बिजनेस। प्लांट वर्ड के लिए ये जो मीनिंग दिया हो गया वेबस्टर डिक्शनरी कि प्लांट में वो लैंड या बिल्डिंग मशीनरी apparatus फिक्सचर्स जो कि एम्प्लॉय होते हैं ट्रेड को कैरी करने में वो सब आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग भी है। Now it is however unnecessary to dwell more on the dictionary meaning, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग को देखना जो है उस पर ड्वेल करना मतलब उस पर बने रहना जरूरत नहीं है, बिकॉज लुकिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वी आर सेटिस्फाइड, क्योंकि एक्ट के प्रावधानों को देख के हम संतुष्ट हैं कि जो एसेट्स इन क्वेश्चन है उनकी जरूरत थी होटल बिजनेस के लिए जो एसएससी चला रहा था। हम जिन एसेट्स की बात कर रहे हैं उसको होटल बिजनेस की जरूरत थी। दे वर नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ द सेटिंग, वो केवल एक सेटिंग का पार्ट नहीं थे जिसमें होटल बिजनेस चलाया जा रहा था। तो साइंटिफिक इंजीनियरिंग वाले केस में इस कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि जो ड्राइंग डिजाइन्स और चार्ट और प्लान प्रोसेसिंग डेटा और जो दूसरे लिटरेचर था जो कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में आता था एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूटेड अ बुक, वो एक बुक बनाता है जो कि बुक जो है प्लांट की डेफिनेशन में आती है। ये बात कंसिडर की गई साइंटिफिक इंजीनियरिंग में कि ये सारा जो लिटरेचर है, जो ड्राइंग डिजाइन है, चार्ट है, प्लान है, वो सब बुक में आता है, और बुक जो है प्लांट में आता है 43(3) के तहत। कोर्ट ने होल्ड किया that these documents did not perform any mechanical operation। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे तो ड्राइंग डिजाइन वगैरह ये कोई मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे जो है कोई झगड़ा नहीं होता है उसके प्लांट होने से, क्योंकि वो बेसिक टूल्स थे। तो भले ही वो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे लेकिन वो बेसिक टूल्स तो थे एसएससी के ट्रेड के, और काफ़ी
एंड्योरिंग यूटिलिटी के थे, काफ़ी लंबे समय के इस्तेमाल के भी थे। क्योंकि वो एसेट है तो लंबे इस्तेमाल का हो तो तभी उस पर फिर आप डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकते हैं। जो प्लांट एक लंबे इस्तेमाल की चीज़ होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंड्योरिंग यूटिलिटी वाले काफ़ी लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने योग्य था और बेसिक टूल भी था, ये जो डॉक्यूमेंट्स ड्राइंग और डिज़ाइन वगैरह को। कोर्ट ने फर्दर होल्ड किया जो कैपिटल एसेट्स हैं जो एसएससी ने एक्वायर किए हैं, नेमली जो टेक्निकल नो हाउ, और टेक्निकल नो हाउ किस रूप में उसने एक्वायर किया है, ड्राइंग, डिज़ाइन, चार्ट, प्लान्स, प्रोसेसिंग डेटा वगैरह, ये प्लांट की डेफिनेशन में आएगा और इसलिए ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, ये कोर्ट ने होल्ड कर दिया। द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू द फंक्शनल टेस्ट। कोर्ट ने फंक्शनल टेस्ट को भी रेफर किया, जो जिस फंक्शनल टेस्ट को लॉर्ड गेस्ट ने बार्कले केस में रेफर किया था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन अदर वर्ड्स द टेस्ट वुड बी कि क्या वो जो आर्टिकल है वो प्लांट का फंक्शन फुलफिल कर रहा है। जो भी आर्टिकल है उसका फंक्शन क्या है, क्या वो प्लांट का फंक्शन फुलफिल कर रहा है एसएससी की ट्रेडिंग एक्टिविटी में, क्या वो उसके ट्रेड का एक टूल है, इज इट द टूल ऑफ हिज ट्रेड, विथ विच ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस, जिस टूल से वो अपना बिजनेस चलाता है। इज इट, ये फंक्शनल टेस्ट है जो अब उन्होंने अप्लाई किया केरला हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इज इट अ टूल ऑफ हिज ट्रेड with which he carries on his business? If the answer is in the affirmative, इस कोर्ट ने किया साइंटिफिक इंजीनियरिंग वाले केस में, क्या वो टूल है ट्रेड का जिससे वो बिजनेस चला रहा है, अगर आंसर हाँ है तो ये प्लांट होगा। ये साइंटिफिक इंजीनियरिंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब वी वुड ऐड दैट द लर्नड काउंसिल फॉर द एसएससीज on 3rd May 2000 has filed an additional submission. तो एसएससीज की तरफ से एक एडिशनल सबमिशन आया जिसमें उन्होंने सीआईटी वर्सेस बी वेंकट राव डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोट किया, जिसके द्वारा इस कोर्ट ने एक अपील डिसमिस कर दी थी जो कि रेवेन्यू ने फाइल की थी, और ये होल्ड किया था कि जो नर्सिंग होम की बिल्डिंग है वो खास तौर पे इक्विप्ड होती है, उसमें इक्विपमेंट होता है खास तौर पे लगाया गया, और उसको प्लांट माना जाना चाहिए एसएससी के बिजनेस के लिए। ये बी वी राव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि नर्सिंग होम की बिल्डिंग को प्लांट माना जाना चाहिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि व्हाट इज टू बी डिटरमिन्ड इज वेदर अ पर्टिकुलर नर्सिंग होम was equipped so as to enable the SSC to carry on the business of the nursing home therein, or whether it is just any premises utilized for that purpose. सवाल डिटरमिन करने वाला ये था कि क्या वो जो खास नर्सिंग होम था वो इस तरह से इक्विप किया गया था जिससे कि वो एसएससी का बिजनेस चलाने में मदद करे, उसको खुद ही इक्विप किया गया था इस तरह से, और या फिर वो एक बिल्डिंग थी जिसका इस्तेमाल उसके बिजनेस के लिए किया जा रहा था, फॉर दैट ऑब्जेक्ट यानी नर्सिंग होम चलाने के लिए किया जा रहा था। क्या वो एक सिंपल बिल्डिंग थी या उसको इक्विप किया गया था इस तरह से कि वो उस काम को कर सके। वी फाइंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर किया है इनके केस में, जो आनंद थिएटर वाले केस में, वी फाइंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल एज ऑल्सो द असेसमेंट ऑर्डर, और असेसमेंट ऑर्डर से हम ये पाते हैं कि एसएससी का जो नर्सिंग होम था इट इज इक्विप्ड टू एनेबल द स्टरलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट है और बैंडेजेस वगैरह का इक्विपमेंट है कि स्टरलाइजेशन बैंडेजेस का और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का किया जा सकता है। एंड इट इज रीजनेबल टू अज्यूम इन द सर्कमस्टांसेस, particularly having regard to the tribunal's order which states that the sterilization room covers 250 square feet, और स्टरलाइजेशन रूम कोई छोटा मोटा रूम नहीं है, 250 स्क्वायर फीट का है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, ये साइंटिफिक इंजीनियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दैट द नर्सिंग होम इज ऑल्सो इक्विप्ड विद एन ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग होम में ऑपरेशन थिएटर भी है। इन द सर्कमस्टांस वी थिंक दैट द फाइंडिंग ऑफ द हाई कोर्ट शुड बी एक्सेप्टेड,
और ऐसे केस में हाई कोर्ट की फाइंडिंग को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स फाउंड बाय द ट्राइब्यूनल एंड द हाई कोर्ट. और ये जो डिसीजन दिया साइंटिफिक इंजीनियरिंग में, ये उन फैक्ट्स पे दिया गया था जो कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने फाइंड किए थे, पता लगाए थे, ढूंढे थे, जिसमें कि ये होल्ड किया गया था कि नर्सिंग होम को इक्विप किया गया था जिससे वहां पे स्टरलाइजेशन हो सके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और बैंडेजेस का. और जो रूम था 250 स्क्वायर फीट का था. ये सारे फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन किया गया था और इसलिए वो प्लांट था. और इसलिए कोई भी लीगल कंटेंशन, उन्होंने कहा ये डिसीजन फैक्ट्स पे लिया गया है और यहां पर कोई क्वेश्चन लॉ का ऑफ लॉ के डिसीजन की बात नहीं आ रही है. नो लीगल कंटेंशंस वर रेज्ड. कोई लॉ की दलीलें नहीं उठाई गई और ना ही कंसिडर की गई इस कोर्ट के द्वारा. और मैटर को सोली फैक्ट्स पे डिसाइड किया गया, जैसा कि ऊपर फैक्ट्स कोट किए गए हैं डिस्कशन में. हेंस ये जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग का डिसीजन है, ये फायदेमंद नहीं होगा, वुड नॉट बी ऑफ एनी असिस्टेंस इन डिटर्मिनिंग द क्वेश्चन इन्वॉल्व. जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है उसको डिटर्मिन करने में. तो पहले तो इन्होंने ये जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग वाला डिसीजन था, इसको इन्होंने काटा, यानी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स इस तरह के हैं, वो क्लियर कट प्लांट नजर आ रहा है. उसके बाद कुछ हाई कोर्ट के डिसीजन भी कंसिडर किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. ये तो इसके पहले जो डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के ही थे. सीआरटी लखनऊ वर्सेस कनौडिया कोल्ड स्टोरेज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जहां पर बिल्डिंग में इंसुलेटेड वॉल्स हैं, और इंसुलेटेड वॉल्स यानी जहां तापमान अंदर या बाहर नहीं जा सकता, और उस बिल्डिंग को फ्रीजिंग चेंबर के रूप में यूज किया जा रहा है. हालांकि वो कोई मशीनरी नहीं है या मशीनरी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन खुद ही बिल्डिंग एक फ्रीजिंग चेंबर है, तो वो एयर कंडीशनिंग प्लांट का एक पार्ट है कोल्ड स्टोरेज के, और इसलिए उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% पे, जो कि प्लांट को मिलता है. एसके तुलसी और सन्स में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सिनेमा की जो बिल्डिंग थी, जो कि कंस्ट्रक्ट की गई थी और यूज की गई थी एज ए सिनेमा, और उसमें फिटिंग लगे थे, फिक्सचर्स लगे थे, तो वो भी एक प्लांट है. उसके बाद सीआरटी वर्सेस होटल लूसिया में केरला हाईकोर्ट की फुल बेंच ने डिसीजन दिया था, और उन्होंने होल्ड किया था कि ये डिसाइड करने के लिए कि यदि एक बिल्डिंग प्लांट है कि नहीं है, कोर्ट को फंक्शनल टेस्ट लगाना चाहिए. कोर्ट को क्या लगाना चाहिए? एक फंक्शनल टेस्ट. फंक्शन क्या उस बिल्डिंग का, बिल्डिंग क्या फंक्शन कर रही है, क्या क्रियाकलाप या कार्यान्वयन कर रही है. एंड इस केरला हाईकोर्ट के फुल बेंच ने फर्दर होल्ड किया था कि होटल बिल्डिंग और जो थिएटर बिल्डिंग है वो प्लांट हैं सेक्शन 43(3) के मीनिंग के अंतर्गत, एंड अकॉर्डिंगली दे वर एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन एज एप्लीकेबल टू द प्लांट. और ये जो केरला हाईकोर्ट का डिसीजन है, इस डिसीजन के खिलाफ सिविल अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसका भी डिस्पोजल इसी जजमेंट से किया जा रहा है. उसके बाद सीआईटी पटियाला वर्सेस यमुना कोल्ड स्टोरेज में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि बिल्डिंग जो कि इंसुलेटेड वॉल्स हैं कोल्ड स्टोरेज के, वो एक प्लांट है और उसको भी 15% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लीला और तुलसी थिएटर वाले केस में ये डिसाइड किया था इस केस में तुलसी थिएटर वाले केस में और लीला मूवीज वाले केस में डिसाइड किया था, और ये होल्ड किया था कि सिनेमा बिल्डिंग जो है वो एक प्लांट होती है
43(3) के मीनिंग के अंतर्गत। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी CIT वर्सेस वार्नर हिंदुस्तान में ये होल्ड किया था कि एक कुआं जो खोदा गया है फैक्ट्री में SSC के द्वारा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो कुआं भी एक प्लांट है और इसलिए उस पर भी जो डेप्रिसिएशन मिलेगा और डेवलपमेंट रिबेट भी मिलेगा, जो भी कॉस्ट थी कुएं को खोदने की उस पर। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने CIT वर्सेस कैलटेक्स ऑयल रिफाइनिंग केस में ये होल्ड किया था कि जो रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट के चारों तरफ जो फेंसिंग लगाई गई है वो भी प्लांट है और उसको भी डेप्रिसिएशन और डेवलपमेंट रिबेट मिलेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने CIT वर्सेस डॉक्टर BV राव में होल्ड किया था कि बिल्डिंग जो कि नर्सिंग होम के रूप में यूज करी जा रही है वो भी प्लांट है। इसी प्रकार से CIT कर्नाटक वर्सेस वुडलैंड होटल, और इसमें भी जो कि जिसके खिलाफ अपील फाइल हुई है और इसको भी डिस्पोजल इसी जजमेंट से किया जा रहा है। और उसके बाद CIT वर्सेस होटल रामा प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड किया गया था कि जो कि होटल बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रही है वो भी एक प्लांट है। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एडिशनल CIT वर्सेस मद्रास सीमेंट में होल्ड किया था कि स्पेशल री इन्फोर्स कंक्रीट का जो फाउंडेशन है, जिससे वहां पे एक रोटरी किल्न भट्टी लगाई जा सकती है फैक्ट्री में, वो भी प्लांट के एक्सप्रेशन में आ जाएगा, प्लांट शब्द में आ जाएगा, प्लांट अभिव्यक्ति में आ जाएगा, एंड इज एंटाइटल्ड टू डेवलपमेंट रिबेट, और उसको भी डेवलपमेंट रिबेट का एंटाइटलमेंट होगा। उसके बाद CIT वर्सेस कृष्णा बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड में ये अलग अलग हाई कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो बॉटल्स हैं वो एसेंशियल टूल्स हैं ट्रेड के, for it was through them that the soft drink was passed on by the assessee to the customer, क्योंकि बोतल के माध्यम से ही सॉफ्ट ड्रिंक को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और इसलिए ये बोतलें भी प्लांट हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज दे आर द टूल्स ऑफ द ट्रेड। उस केस में कोर्ट ने एग्जॉस्टिवली कंसिडर किया था कई डिसीजंस को, जिसमें कि कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के भी डिसीजन कंसिडर किए थे, और ये होल्ड किया था कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी सेटिंग जिसमें कि बिजनेस चलाया जा रहा हो, कोई बिल्डिंग या सेटिंग जिसमें बिजनेस चलाया जा रहा हो, वो प्लांट नहीं हो सकता। और ये कंसिडर करने में कि यदि एक स्ट्रक्चर प्लांट है या प्रीमाइसिस है, हमें फिनिश प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आ रहा है, और उन छोटे मोटे टुकड़ों को नहीं देखना है जो कि फैक्ट्री से निकल के आते हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको देखना। द फैक्ट दैट अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग होल्ड्स द प्लांट इन पोजीशन, अगर बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट प्लांट को पोजीशन में रखे है, उससे बिल्डिंग प्लांट में नहीं कन्वर्ट हो जाती है। अ पीसमील अप्रोच इज नॉट परमिसिबल। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो होती है, जो सब चीजों को मद्देनजर रख के होती है, पीसमील अप्रोच होती है जो छोटी छोटी चीजों पे डिसीजन देती है। पीसमील अप्रोच इज नॉट परमिसिबल, और पूरे मैटर को कंसिडर करना चाहिए एक सिंगल यूनिट के रूप में, जब तक कि ऐसा ना हो कि कॉम्पोनेंट पार्ट भी जो है एक सेपरेट यूनिट माने जा सकें, जिनका अपना अलग अलग पर्पज हो, और जो फंक्शनल टेस्ट है वही एक टेस्ट है, ये भी इस कोर्ट ने कहा। यानी कि वो बिल्डिंग किस फंक्शन में यूज हो रही है, उसका कार्य क्या है, वो देखना जरूरी है। क्या वो टूल ऑफ द ट्रेड है या महज एक सेटिंग है जिसके अंतर्गत सारा काम हो रहा है। CIT वर्सेस लॉली एंटरप्राइजेज में हाई कोर्ट ऑफ पटना था, उसमें कंसिडर किया वेदर होटल एक प्लांट है कि नहीं है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक बिल्डिंग जिसका कि इंटेंशन यूज करने का ये था कि वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के रूप में यूज की जाएगी, और इनफैक्ट वो यूज भी की जा रही थी,
पहले भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रूप में, और अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी भी टाइम एक लॉज में, जो एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को अगर हम लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं और होटल बिजनेस उससे चला, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर होटल्स सेल्फ कंटेन्ड इन मेनी वेज एंड हैविंग अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ देयर ओन. एक तरफ तो एक रेजिडेंशियल प्रीमाइस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है होटल में, दूसरी तरफ होटल भी ऐसे हैं जो अपने आप में समग्र हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं और अपने आप में एक दुनिया ही है, जो सीधे होटल ही बनाए गए हैं. और ये पॉसिबल है कि जो बिल्डिंग उन होटल्स को हाउस कर रही हैं, यानी जिन बिल्डिंग में होटल हैं, उनके स्पेशल डिज़ाइन हो, फीचर्स हों, और वो जो बिल्डिंगें हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट हों एसएससी के होटल बिजनेस के. और उन केसेस में बिल्डिंग क्वालिफाई कर सकती है प्लांट के रूप में, जो कि फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा. यानी कि इस कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, फंक्शनल टेस्ट करना पड़ेगा, तब डिसाइड होगा. यानी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे भी ये डिपेंड करता है. उसके बाद एसपी जायसवाल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कंसिडर किया सिमिलर क्वेश्चन, और उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि होटल बिल्डिंग जो है, जो एसएससी के द्वारा ओन की जा रही है और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है होटल बिजनेस को चलाने के लिए, वो एक एपरेटस है जिससे एसएससी होटल बिजनेस को चलाता है, और वो एक कोई सेटिंग नहीं है जिसके अंदर होटल चल रहा हो, जिसके अंतर्गत और जिस कैनोपी में, जिस कवर के अंतर्गत होटल चल रहा हो. ऐसा नहीं, होटल बिल्डिंग को प्लांट माना जाना चाहिए. ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा एसपी जायसवाल एस्टेट्स में. उसके बाद पार्ट सी में ऐसे जजमेंट कंसिडर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि विपरीत व्यू दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्ररी व्यू. जैसे सीआईटी वर्सेस दामोदर कॉर्पोरेशन होटल में केरला हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि होटल जो है अपनी पूरे तरह से एक प्लांट नहीं है. आप देख सकते हैं केरला हाई कोर्ट दूसरे केस में डिसीजन दे रहा है कि होटल एक प्लांट है. इस केस में होटल एक को प्लांट नहीं माना गया. A perusal of the said statutory provisions of Section 32A of the Act would show that the words machinery and plant have been separately with an exclusive character from each other. प्लांट और मशीनरी को अलग अलग कैरेक्टर देके लिखा गया है सेक्शन 32 में. और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, the statutory other requirements for entitlement to investment allowance on the account. तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए भी ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन था वैसे तो, लेकिन ये कहा गया यहाँ पे कि मशीनरी को अलग अलग नेचर शो किया गया है सेक्शन 32 में. उसके बाद आरसी केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस सीआईटी में भी विपरीत डिसीजन दिया गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्लांट वर्ड का जो डेफिनेशन है उसको वाइड मीनिंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. उन्होंने होल्ड किया कि एसएससी जिसने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसमें कि एक एटमॉस्फेरिक कंट्रोल जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रोविजन फॉर फिल्टर्ड एयर, जिनकी ज़रूरत थी मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टैचुरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो प्लांट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, भले ही वो सब इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ. It observed that the mere fact that the manufacture of styrene would be better carried on in this type of building would not convert the building from the setting to the means of carrying on the business. केवल इसलिए कि स्टैचुरीन के मैन्युफैक्चर के लिए ये बिल्डिंग बेहतर है, इससे ये बिल्डिंग जो है कोई सेटिंग से बदल के मीन्स ऑफ कैरिंग द बिजनेस नहीं हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप कहीं भी लगा सकते हैं, उससे चल जाएगा. सच ए बिल्डिंग विच इज फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वैगरीज, ऐसी बिल्डिंग जो कि मौसम के उतार चढ़ाव से फ्री है, उसमें कुछ फायदे हो सकते हैं एज कंपेयर्ड विद नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के मुकाबले में. बट इट रिमेन द स्पेस ऑफ शेल्टर, लेकिन अल्टीमेटली वो रह जाती है एक जगह या एक आसरा बन के रह जाता है जहाँ पे वो स्टैचुरीन के मैन्युफैक्चर का चलाया जा रहा है. यहाँ इन्होंने उसको घोषित नहीं किया.
उसके बाद सीमेंस इंडिया वर्सेस सीआईटी में भी विपरीत डिसीजन आया था। इसमें कोर्ट ने किया था कि कोई भी आइटम प्लांट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, भले ही वो फंक्शनल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर दे, अगर प्रीमाइसिस वाले टेस्ट पे वो फेल हो जाता। Premises, if the premises test, it is found to be used as part of the premises or place upon which the business is conducted. तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल टेस्ट की बात की, एक प्रीमाइस टेस्ट की बात की। फंक्शनल टेस्ट में भले ही पास हो जाए बिल्डिंग, लेकिन प्रीमाइस टेस्ट में अगर फेल हो जाती है तो भी वो प्लांट नहीं है। उसके बाद सीआईटी वर्सेस लेक पैलेस होटल्स एंड मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाई कोर्ट ने सिमिलर क्वेश्चंस को कंसिडर किया था और उन्होंने बहुत सारे विविध जजमेंट्स को पेरूज करने के बाद, उनको देखने के बाद और डिक्शनरी मीनिंग को भी देखने के बाद ये ऑब्जर्व किया था कि लेजिस्लेचर ने बाद में अमेंडमेंट करके ये क्लियर कर दिया है कि जो होटल और सिनेमा प्रीमाइसेस हैं वो बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएंगे। और इसके बाद कोर्ट ने समराइज किए कई प्रिंसिपल्स, कई सिद्धांत जो कि अलग अलग कोर्ट के डिसीजन में से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो राजस्थान कोर्ट ने समराइज किए कुछ सिद्धांत, और ये सिद्धांत क्या है कि पहला फंक्शनल टेस्ट जो है डिसाइसिव टेस्ट होता है, अगर फंक्शनल टेस्ट पे फेल हो गया तो फेल हो गया। दूसरी बात, एक आइटम जो कि बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है वो प्लांट नहीं हो सकता। बिल्डिंग जो कि एक खास स्पेसिफिकेशन से बनाई गई हो एटमॉस्फेरिक कंट्रोल के लिए, जैसे मॉइस्चर टेम्परेचर हिसाब से भी बनाई गई हो, तो भी वो प्लांट। All the participants are requested to please keep their audio switched off. Satyendra Kumar ji. In order to find out as to whether a particular item is a plant or not, ये पता लगाने के लिए कि कोई आइटम प्लांट है कि नहीं है, the meaning which is available in the popular sense, जो लोकप्रिय सेंस में जो मीनिंग उपलब्ध है, यानी जिस मीनिंग से लोग कन्वर्सेंट हैं, लोग जानकार हैं, जिसके द पीपल कन्वर्सेंट विद द सब्जेक्ट मैटर वुड एट्रीब्यूट टू इट, जो लोग उस सब्जेक्ट मैटर से जानकारी रखते हैं कि भी प्लांट क्या चीज़ होती है, उनके बीच में जो भी मीनिंग उपलब्ध है, जो लोकप्रिय मीनिंग है, वही मीनिंग लेना चाहिए प्लांट का। यानी इसका कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं लेना चाहिए, पॉपुलर सेंस में जो मीनिंग है, जो लोग जानते हैं इसके मीनिंग को, वो लेना चाहिए। The term plant would include any article or object. Plant term में कोई भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी वस्तु आ सकती है, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे मूवेबल हो, लाइव हो, डेड हो, जो बिजनेसमैन यूज कर रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और कोई जरूरी नहीं है ये कोई ऑपरेटस ही हो, इस्तेमाल मैकेनिकल ऑपरेशन या प्रोसेसेस के लिए किया जाए या मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए किया जाए, कोई ये जरूरी नहीं है। तो प्लांट कोई भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस ये कि कुछ डिग्री ड्यूरेबिलिटी की होनी चाहिए। जो भी आइटम है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, काफी लंबे समय तक चलने वाली चीज होनी चाहिए। द बिल्डिंग इन विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए प्लांट। जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलाया जा रहा है उसको प्लांट नहीं माना जा सकता, वो बिल्डिंग है। जो आइटम है उसका इस्तेमाल ट्रेड के टूल के रूप में होना चाहिए, ट्रेड के औजार के रूप में होना चाहिए, जिससे बिजनेस चलाया जाता है। और उस पर्पस के लिए जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है उनको एग्जामिन करना जरूरी है। यानी उस टूल से क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, जो फंक्शनल टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड प्रिंसिपल्स द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन, और इन सिद्धांतों को, इन ऊपरी कथित सिद्धांतों को सामने रखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा, कोर्ट यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट था सीआईटी वर्सेस पैलेस होटल्स और मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड में, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो होटल की बिल्डिंग है वो एक बिल्डिंग है, वो प्लांट नहीं है। सिंपली बिकॉज सम स्पेशल फिटिंग्स या कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स अटैच्ड हैं, केवल इसलिए कुछ खास फिटिंग अटैच्ड हैं, कुछ कंट्रोल करने वाले
इक्विपमेंट्स अटैच्ड हैं उसमें, तो उससे वो बिल्डिंग की कैटेगरी से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा. Even if a particular building falls within the category of plant, then it could not be considered to be a plant and will be considered as a building, because the golden rule of the interpretation is, जो सुनहरा रूल है इंटरप्रिटेशन का मीनिंग निकालने का, वो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम एक कैटेगरी के ज्यादा पास है, मोर नियर टू वन कैटेगरी, then by stretching it should not be considered to fall in the category which is far off. जहां से वो दूर पड़ रहा है उस कैटेगरी में वो नहीं आएगा. अगर कोई बिल्डिंग प्लांट है भी कुछ हद तक, लेकिन प्लांट साइड में कम है, बिल्डिंग साइड में ज्यादा है, तो भी उसको बिल्डिंग ही माना जाएगा और प्लांट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये गोल्डन रूल है इंटरप्रिटेशन का. गोल्डन इंटरप्रिटेशन का है कि अगर कोई आइटम एक कैटेगरी के ज्यादा पास है और दूसरे कैटेगरी से दूर है, तो जिस कैटेगरी के वो पास है उस कैटेगरी का उसको माना जाएगा. कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया था, यानी राजस्थान कोर्ट ने फर्दर इसी केस में ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इस केस में अच्छी बातें कही गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मद्देनजर रख के उसको कोर्ट भी कर रहे हैं. कि कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया था, द बिल्डिंग विच इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ होटल रिमेन्स अ बिल्डिंग. जो बिल्डिंग होटल के बिजनेस में यूज होती है वो बिल्डिंग रहती है, इसके बावजूद कि उसको सजाया गया हो, इट इज डेकोरेटेड. इफ द स्केलेटन ऑफ द बिल्डिंग विदाउट डेकोरेशन इज बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का जो ढांचा है बिना किसी डेकोरेशन के वो एक बिल्डिंग है, तो जिन आइटम से उसको सजाया जा रहा है वो बिल्डिंग के चरित्र को नहीं बदल देगा. द आइटम में हाउएवर बी कंसिडर्ड एज प्लांट सब्जेक्ट टू इट्स यूज, लेकिन अगर यूज उसका जिस प्रकार से हो रहा है तो वो प्लांट के रूप में माना भी जा सकता है. अगर यूज बिल्डिंग का एक सेटिंग के रूप में है, एक प्रीमाइस के रूप में है, बिल्डिंग का इस्तेमाल अगर सेटिंग के रूप में है, बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड एज ए टूल, और बिल्डिंग का इस्तेमाल कोई ट्रेड के टूल में नहीं होता है, एक सेटिंग के रूप में होता है. अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट्स बिल्डिंग के लिए दिए गए हैं, जिससे ये लेजिस्लेटिव इंटेंट यानी लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो क्लियर हो जाता है कि अलग अलग टाइप की बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग ही रहेंगी, बिल्डिंग कोई प्लान नहीं बन जाएगा. तो जो अमेंडमेंट लाया गया था 3215 में, उसने केवल ये क्लैरिफाई किया है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि जो होटल की बिल्डिंग है वो एक बिल्डिंग है, दो बाय अमेंडमेंट अ हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड फॉर इट. लेकिन एक हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें प्रोवाइड कर दिया गया, दैट इज फाइन, लेकिन वो बिल्डिंग का कैरेक्टर नहीं बदला इस अमेंडमेंट से. इन एन इंडस्ट्री नो प्रोडक्शन कैन बी नॉर्मली कैरिड ऑन विदाउट अ बिल्डिंग. किसी भी इंडस्ट्री में बिना बिल्डिंग के तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी. बट फॉर दैट रीजन द बिल्डिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट. लेकिन इस रीजन से बिल्डिंग को प्लांट नहीं माना जा सकता when there is a separate entry for buildings for purpose of depreciation, जबकि एक डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए एक अलग एंट्री दी हुई है चार्ट में. बिल्डिंग्स में अकोमोडेट प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग में प्लांट और मशीनरी अकोमोडेट हो सकती है, या लिविंग पर्सन्स भी अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग रहती है, इट रिमेन्स अ बिल्डिंग. अगर एक बिल्डिंग 5 स्टार होटल की है, वो एक प्लांट है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई द बिल्डिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी होटल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. अगर 5 स्टार की बिल्डिंग को प्लांट मानेंगे तो हम छोटे होटल की बिल्डिंग को भी प्लांट मानना पड़ेगा. केवल एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए जो चार्जेस ले रहा है 5 स्टार होटल, इसलिए उसको हम प्लांट मान लें और छोटे होटल को प्लांट ना माने, ये भी सही नहीं है. तो चार्जेस का डिफरेंस है 5 स्टार और छोटे होटल में, वो इसलिए होता है क्योंकि एक्स्ट्रा सर्विस फैसिलिटी वो दे रहा है. एंड द रोल ऑफ द बिल्डिंग इन दोनों टाइप के होटल में वो वही रहता है, रिहायशी रोल. और एट द सेम टाइम इवन बेटर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द नंबर ऑफ गेस्ट हाउस. कभी कभी तो गेस्ट हाउसेज में भी बेटर सर्विसेज मिल जाती है. द बिल्डिंग विच इज यूज फॉर अकोमोडेटिंग द सिनेमा गोअर्स, जो बिल्डिंग सिनेमा जाने वालों को अकोमोडेट करती हैं, वो बिल्डिंग रहती है, भले ही वो स्पेशली डिजाइंड हो. अगर एक फंक्शनल टेस्ट लगाया जाता है तो ये पाया जाएगा कि
जो सिनेमा वाली बिल्डिंग है वो मशीनरी को अकोमोडेट कर रही है पिक्चर को एग्जिबिट करने के लिए, ठीक वैसे जो कि कोई भी बिल्डिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग करती है जहाँ पर प्रोडक्शन चलाया जा रहा है, और वो बिल्डिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है पब्लिक को कि जिससे वो बैठ के वहाँ पिक्चर देख सकते हैं, और इसलिए वो बिल्डिंग की डेफिनेशन से सिनेमा को बाहर नहीं निकाला जा सकता। बिल्डिंग को टूल ऑफ द ट्रेड के रूप में यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो अकोमोडेट करने के लिए कस्टमर्स को यूज किया जा रहा है, इसलिए वो एक सेटिंग के रूप में, टूल के रूप में नहीं है, एक सेटिंग के रूप में है उसका इस्तेमाल। तो एक टूल ऑफ द ट्रेड एंड सेटिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आ रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिनेमा द वर्क इज कैरिड ऑन बाय द प्रोजेक्टर। सिनेमा के रिस्पेक्ट में काम प्रोजेक्टर से होता है, जो कि बिल्डिंग से नहीं होता। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है पिक्चर को स्क्रीन के ऊपर। द कोर्ट लास्टली हेल्ड, कोर्ट ने आखिर में ये होल्ड किया था कि लुकिंग टू द कॉमन पार्लेंस, जो आम भाषा यूज की जाती है उसको देखते हुए, आम भाषा के मीनिंग को देखते हुए और खास यूज इस शब्द का देखते हुए बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग जो है होटल की वो एक बिल्डिंग है और प्लांट नहीं। ये तो हो गया अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, हाई कोर्ट के डिसीजंस, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कंसिडर किया गया। और उसके बाद इन डिसीजंस को कंसिडर करने के बाद क्या सबमिशंस किए गए हैं इस केस में, उस पे सुप्रीम कोर्ट आया था। लेकिन हम यहाँ पे अपने आप को विराम देंगे और इसका पार्ट 2 में इसको कंसिडर करेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जजमेंट काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही जा रही हैं। तो इससे हमको लॉ किस प्रकार से इंटरप्रेट की जा रही है, लॉ के शब्दों को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, किया जाना है, और प्रेसिडेंट को कैसे देखा जाता है, जो पहले के जजमेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देने का मौका मिल रहा है। So we will continue this discussion of this case in part 2 tomorrow morning at 10 a.m. 10 a.m. to 11:30. Please join us at 9:45 a.m. tomorrow.